हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट थर्ड का मैंने इंट्रोडक्शन आपको इससे प्रीवियस वीडियो में दे दिया था। तो ये हैंड रिटन फॉर्म्स में ही हैं ये सारे नोट्स, जो कि लक्ष्मीकांत और ल्यूसेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट की पूरी नॉलेज होती है। तो प्रेसिडेंट देखिए पार्ट फिफ्थ में आते हैं। कौन सा पार्ट है? पार्ट फिफ्थ है, जो प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल 52 से 78 प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स होते हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। एंड प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका? यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं? तो ये देखिए, इसमें होते हैं प्रेसिडेंट, इसमें होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। तो आज हम सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर स्टडिंग अबाउट प्रेसिडेंट वी विल स्टडी अदर एज वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एटसेट्रा। तो फर्स्टली प्रेसिडेंट कौन होते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट इंडियन स्टेट के हेड होते हैं, यानी कि इंडिया की सबसे ऊंची जो पदवी होती है, जो सबसे ज़्यादा जिनकी जो हेड हैं वो इंडिया के, वो हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीज़न है इंडिया के। प्रेसिडेंट सिंबल है यूनिटी का, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखेंगे, यूनिटी बनाए रखेंगे, इंटीग्रिटी का और सॉलिडरिटी ऑफ नेशन का। यानी कि अगर नेशन की कोई भी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडरिटी जो होती है, वो प्रेसिडेंट इसको कायम रखते हैं और इसी का ये सिंबल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये देखिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट डायरेक्टली बाई पीपल बट मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कोलाज। तो ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, कि जो प्रेसिडेंट है वो सीधे लोग उनको नहीं चुनते कि हाँ प्रेसिडेंट के लिए आज वोट डल रहे हैं तो डालने चाहिए। प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कोलाज के पीपल चुनते हैं। किसके? इलेक्टोरल कोलाज के पीपल। अब ये इलेक्टोरल कोलाज होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस। जो दोनों हाउसेज हैं आपके, कौन से हाउस? राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो हाउस हैं उसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स यानी कि जितने भी एमएलएज हैं जो कि इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड है, वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। इसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पांडुचेरी। दिल्ली और पांडुचेरी के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स इन यूनियन टेरिटरी के, वो भी प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि कौन प्रेसिडेंट को नहीं चूज़ कर सकते, कौन प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए वोट नहीं डाल सकते। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज। तो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो हों राज्यसभा के, तो वो प्रेसिडेंट को नहीं चूज़ कर सकते। इसके बाद जो वोट हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के लोग नहीं डाल सकते, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के भी नहीं डाल सकते, और दिल्ली एंड पौंडुचेरी के जितने भी नॉमिनेटेड हैं, सिर्फ ये नॉमिनेटेड की बात करिए, यहाँ पे इलेक्टेड की बात ही नहीं हुई। तो नॉमिनेटेड जितने भी मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट को वोट नहीं दे सकते। नोट इसमें देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, दैट इज इफ एन असेंबली इज डिसॉल्व मेंबर सीज टू वोट। अगर कोई भी असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है तो मेंबर्स वोट भी नहीं दे सकते, मेंबर्स को सीज कर दिया जाता है कि वो वोट ना दें। इफ फ्रेश इलेक्शन डिसॉल्व, अगर कोई भी फ्रेश इलेक्शन को डिसॉल्व कर दिया जाता है किसी भी रीज़न से, तो असेंबली नॉट हेल्ड बिफोर, अगर फ्रेश इलेक्शन डिसॉल्व होते हैं तो जो असेंबली होती है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले नहीं बनाई जाती। ठीक है, असेंबली जो बनेगी आपकी, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव जो आपकी असेंबली होती है, हमने भी ऊपर पढ़ा था किसकी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, ये आपकी तभी बनती है जब आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद। अब इसके बाद हम जानेंगे वोट वैल्यू, कि किसकी कितनी वोट वैल्यू होती है जिससे कि प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो फर्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। तो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी जो वोट वैल्यू होती है वो 1000 के मल्टीपल में होती है, यानी कि 1000 के मल्टीपल में वो काउंट होती है। obtained by dividing population of state by total number of elected members of state assembly। किस तरीके से? कि जितनी भी स्टेट में पॉपुलेशन है, जितनी भी स्टेट में पॉपुलेशन है और जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं असेंबली में, उनके बीच में वो डिवाइड कर दी जाती है वोट। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू अगर ये फॉर्मूला देखें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन होती है स्टेट की, वो डिवाइड कर दी जाती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली, यानी कि जो विधानसभा है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं और जितने भी स्टेट की पॉपुलेशन है, तो उनको आपस में डिवाइड करके वो बराबर बराबर ही सब पर पॉपुलेशन पहुंचती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के पास। और ये किस तरीके से होती है, ये 1/1000 की फॉर्म में होती है, यानी कि कम से कम ये 1000 पॉपुलेशन आपकी एक विधानसभा के एक मेंबर्स पर होती है। इसके बाद अगर एमपी की टोटल वैल्यू देखें, तो जो टोटल वैल्यू होती है वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट की, वो डिवाइड होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज की, यानी कि जितने भी टोटल एमपीज हैं उन सबको डिवाइड करके जितने भी एमएलएज हैं उनकी वोट के साथ बैलेंस किया जाता है इसमें। तो इस तरीके से वोट वैल्यू काउंट होती है, तो एक एक पर्सन को वोट नहीं देनी होती। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन देखिए प्रेसिडेंट के होते ही क्यों है, अगर बात यहाँ आए तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इंडिया इज ए, आप सबको पता है, वास्ट कंट्री, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, तो एक एक पर्सन ना एक ही व्यक्ति चुना जाना है, एक हेड ऑफ द स्टेट, तो हर पर्सन अपनी अलग अलग वोट देगा उसमें उसके लिए, और काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर ये कराना पड़ेगा, वरना ये जो है, और आप सब तो जानते हैं कि इनके पास रियल पावर तो नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होती हैं। रियल पावर किसके पास होती है, ये आपकी प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, इसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो जब रियल पावर इनके पास नहीं है और सारा फैसला लेना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम को है, तो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को इनडायरेक्टली ही कराया जाता है, और ये कॉस्टली भी नहीं होता इस तरीके से। और इसमें देखिए दो टर्म है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स का क्या मतलब है कि हर एक जो वोटर होता है ना, वो प्लूरल वोट देता है, एक वोटर की वैल्यू प्लूरल वोट वो दे सकता है, यानी कि ज़्यादा वोट। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जहाँ पे 2/3 सीट्स जो होती हैं वो फिल होती हैं, बट प्रेसिडेंट हैज़ ओनली 1। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तब किया जाता है जहाँ पे 2/3 जो सीट्स होती हैं वो फिल कर दी जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट की तो सिर्फ एक ही होती हैं, तो इसमें आपकी जो डायरेक्ट इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होती हैं अगर प्रेसिडेंट को इलेक्शन के लिए चुना जाए। तो सबसे पहले जो एक प्रेसिडेंट है वो होना चाहिए इंडिया का सिटीज़न। कौन होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि आप किसी फॉरेन कंट्री के पर्सन को अपना प्रेसिडेंट बना लें। 35 ईयर्स होनी चाहिए एज। क्वालिफाइड होना चाहिए एज मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं कि राज्यसभा का भी चुन सकते हैं, लोकसभा का भी। इसमें लोकसभा का मेंबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना संभाल रहा हो पहले से, मतलब ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और 5 ईयर्स टर्म फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग, जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं और ऑफिस में एंटर करते हैं तो उनकी होती है टर्म 5 ईयर्स। रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देनी है तो किसको दे सकता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इम्पीचमेंट इन आर्टिकल 61 वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 61 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी, या कोई भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए ओथ दिलवाई जाती है उससे रिलेटेड अगर वायलेशन होता है तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी किया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है ये मैंने आगे आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आगे देखेंगे, जो इम्पीचमेंट है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने मिलकर बनाया है, और ये कहीं पर भी आपके कहाँ पर नहीं दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है इम्पीचमेंट। तो अभी क्वासी जुडिशियल है, यानी कि ये किसने बनाया है, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने मिलकर। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे नॉमिनेशन एज ए प्रेसिडेंट की। जो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले 50 इलेक्टर्स होते हैं एज प्रपोजर्स, यानी कि 50 ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, वो खड़े होते हैं एक तरीके से। और 50 इलेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि होते हैं सेकेंडर। दो टाइप के हैं, एक तो प्रपोजर्स हैं जो प्रपोज करते हैं कि हाँ 50 इलेक्टर्स ये प्रेसिडेंट बनेंगे, एक होते हैं सेकेंडर्स। इसके बाद देखेंगे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन आरबीआई का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आरबीआई को देना होता है 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने से पहले इलेक्शन में। और जो अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है अपनी सीट को पाने में या खड़े होने में, और 1/6 ऑफ वोट्स पोल्ड,
तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ये उसके लिए होता है। बिफोर 1997 प्रपोजर्स 10 थे, सेकेंडर्स भी 10 होते थे। सिक्योरिटी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये होता था। 2500 1997 में क्या हुआ, इंक्रीज़ कर दिया गया ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है ना उनको हटाया जा सके। 1997 में 2500 से लेके कितनी हो गई, 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गए। अब ओथ या एफर्मेशन अगर हम देखें प्रेसिडेंट की, तो फर्स्टली जो ओथ है प्रेसिडेंट की, दैट इज़ टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, कि जो ऑफिस है उसको फेथफुली एग्जीक्यूट किया जाएगा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन को तो देखो प्रिजर्व, डिफेंड और प्रोटेक्ट करने का काम है ही प्रेसिडेंट का। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, लोगों की वेल बींग के लिए हमेशा काम करना है। उनकी सर्विस, अपनी सर्विस में खुद को डिवोट कर देना है कि लोगों को इससे फ़ायदा हो। अब ओथ किसके सामने लेते हैं प्रेसिडेंट, तो देखिए जो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट, ये लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, यानी कि CJI के सामने। और आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि अभी हमारे CJI कौन है, ठीक है। इसके बाद सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी कारण से CJI नहीं उपलब्ध होते तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ले सकते हैं यहाँ पर ओथ। अगर कोई और पर्सन है जो प्रेसिडेंट की जगह काम कर रहा है तो उसको भी पहले ओथ लेनी होती है। जैसे कि चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, उनको बनाया गया है प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए, या जैसे प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते, डेथ हो जाती है या कहीं बाहर होते हैं, तो उनको भी पहले एज ए प्रेसिडेंट अगर वर्क करना है तो ओथ लेनी ही होती है। अब कंडीशंस क्या हैं प्रेसिडेंट ऑफिस की, ये हम पढ़ेंगे। शुड नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशन ये है कि किसी भी हाउस का जो मेंबर होता है या स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर होता है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को नहीं संभाल सकता। वैकेट सीट इफ़ बिफोर एंटरिंग ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट का आपको चार्ज चाहिए होता है, प्रेसिडेंट बनना होता है, तो अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर हैं तो अपनी सीट आपको पहले खाली करनी होगी। इसके बाद कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रपति भवन को विदाउट एनी रेंट यूज़ किया जा सकता है एज अ होम और ऑफिस। और जो इमलमेंट्स होते हैं, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस होती हैं पार्लियामेंट की, वो डिमिनिश नहीं की जाती ड्यूरिंग द टर्म। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट का वर्क कर रहे हैं, कोई भी पर्सन, ये जो प्रेसिडेंट है, तो अगर कोई भी कारण हो, कभी भी जो अलाउंस है, इमलमेंट्स और प्रिविलेजेस जो भी कि प्रेसिडेंट को मिली होती हैं, ये कम नहीं की जा सकती, ये जितनी है उतनी मिलती रहेंगी। अब हम समझेंगे कि सैलरी क्या होती है। देखिए प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो 2018 में 5 लाख सैलरी थी। फ्रॉम 1.5 लाख से बढ़कर 2018 में हो गई 5 लाख। 2008 में जो पेंशन थी वो 3 लाख पर एनम से हो गई 50% सैलरी, ठीक है। 50 पहले तो सिर्फ 3 लाख रुपए एक साल में मिलते थे, अब देखिए 50% सैलरी का आप हिसाब लगा लीजिए, 2.5 लाख रुपए पर बंदा आपको मिलेंगे अगर आपको 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो ये 2008 में चेंज हो गया। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को क्या क्या मिलता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट रिटायर हो गए, तो देखिए फर्निश्ड रेजिडेंस मिलता है, फ़ोन की फैसिलिटी मिलती है, कार मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रेवल फैसिलिटी है, सेक्रेटेरियल स्टाफ है, ऑफिस एक्सपेंसेस कर सकते हैं अप टू 1 लाख पर एनम। तो ये मिलते हैं आपके प्रेसिडेंट को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। अगर जो प्रेसिडेंट है उनके स्पाउस को क्या मिलता है, अगर प्रेसिडेंट को मतलब डेथ हो जाती है, किसी कारण से हट जाते हैं या कोई भी कारण, तो फैमिली की पेंशन मिलती है। एक तो फैमिली पेंशन 50% सैलरी की, और फर्निश्ड रेजिडेंट मिलता है, फ़ोन फैसिलिटी मिलती है, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, सेक्रेटेरियल स्टाफ में मिलता है, और ऑफिस एक्सपेंसेस मिलते हैं 20,000 पर एनम के हिसाब से। इसके बाद प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी क्या है, देखिए पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम लीगल लाइबिलिटीज़, कि कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं होगी, पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है इसमें। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती, कांट बी अरेस्ट और इम्प्रीजन, प्रेसिडेंट को अरेस्ट और इम्प्रीजन नहीं किया जा सकता। सिविल प्रोसीडिंग होती है आफ्टर 2 मंथ ऑफ नोटिस, अगर कोई भी बात है ना, कोई इम्पीचमेंट करनी है, आप खुश नहीं है, कुछ और बात है, तो कम से कम 2 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है प्रेसिडेंट को, तब जाकर सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इस पर्सनल एक्ट एलिजिबल फॉर रिफ्लेक्शंस ऑफ एनी नंबर, और ये यूएसए में ओनली ट्वाइस टाइम तक आपका रिफ्लेक्शन नहीं है, सॉरी ये री इलेक्शन है, कि
कितनी बार भी प्रेसिडेंट को री इलेक्शन के लिए जा सकता है। यूएसए में सिर्फ 2 बार चुना जाता है। तो ये है अभी प्रेसिडेंट के बारे में, यहाँ सैलरी तक। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, और भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 2 पार्ट्स में आप देखिए इसको। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लिएगा। थैंक यू सो मच।